हम वीडियो बना रहे हैं जो कि प्री के स्टूडेंट्स जो PCSJ प्री होने वाला है 12 फरवरी 2023 को, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत शॉर्ट में, बहुत कॉम्पैक्ट करके हम पूरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पूरा एविडेंस एक्ट कंप्लीट करके दे रहे हैं बहुत ही कम टाइम में। तो प्लीज़ ध्यान से देखें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें जिससे सबको फ़ायदा हो सके। पहला सेक्शन, जैसा कि एविडेंस एक्ट में कहा गया है, इसमें संक्षिप्त नाम बताया गया है। जो संक्षिप्त नाम है आपके एविडेंस एक्ट का वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, और ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। ये दो बातें ये बताई गई हैं। तीसरी बात ये भी बताई गई है ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। तो कई एक बातें हैं मगर 3-4 बातें ध्यान से याद रखना है कि ये नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, स्पेशल डिसिप्लिन एक्ट, नेवी एक्ट और माध्यस्थम, और जो आप शपथ पत्र देते हैं कोर्ट में उनको लागू नहीं होगा। बाकी ये पूरे भारत में लागू होगा, ऐसा सेक्शन 1 पूरा कहता है। दूसरा सेक्शन पूरे एविडेंस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ दूसरा सेक्शन है जो निश्चित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। और पिछली बार मतलब 2022 के APO में पूछा गया था ये किस साल निकाला गया, तो 1938। ये डेट भी अब पूछी जाने लगी, इसलिए आप डेट भी याद कर लें कि 1938 में आज़ादी से पहले ही इस सेक्शन को निश्चित कर दिया गया था, सेक्शन 2 को। और एविडेंस एक्ट का कोई भी सेक्शन निश्चित नहीं है, सिर्फ सेक्शन 2 निश्चित किया गया है, निकाला गया है। तीसरे सेक्शन में बहुत सारी डिफिनेशंस हैं। जैसा पहले डिफिनेशन न्यायालय है, न्यायालय के अंदर हर वो व्यक्ति या मजिस्ट्रेट आता है जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है, मगर इसमें माध्यस्थम नहीं आएगा। सेक्शन 3 का दूसरा पॉइंट है तथ्य। तथ्य हर उस चीज को कहते हैं जिससे आप किसी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें या देख सकें या किसी भी तरीके से आप उसका भान महसूस कर सकें, तो हर वो चीज़ तथ्य है। सुसंगत उस चीज़ को कहा गया है जो किसी चीज़ से को रिलेटेड हो। जैसे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से लेकर 55 तक सुसंगत के बारे में बताया गया है। विभागक या विवादित तथ्य वो तथ्य होते हैं जिस एक से ही, अकेले से या कई एक के साथ ऐसी कोई बात हो जो पूरा का पूरा केस डिसाइड हो जाए, दैट इज विभागक तथ्य या विवादित तथ्य। दस्तावेज हर उस चीज़ को कहेंगे जो आप कोर्ट के सामने पेश करते हैं डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर। वो हर वो चीज़ दस्तावेज है, चाहे वो हाथ से लिखी गई हो, चाहे लकीरों से की गई हो, या किसी चीज़ का फोटो चित्रण हो, वॉट। साक्ष्य एविडेंस को कहेंगे। साक्ष्य एविडेंस का मतलब है वो चीज़ जो आप कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, दो तरह के हो सकते हैं। मुँह ज़बानी आप बात कर रहे हैं तो मुँह ज़बानी हो सकता है, या दूसरी चीज़ हो सकती है आप उसको एक डॉक्यूमेंट्री तौर पर, दस्तावेजों के तौर पर दे रहे हो। तीसरी चीज़ मतलब इसके बाद आता है नंबर साबित का। साबित का मतलब जाने, साबित हर उस चीज़ को कहेंगे जो ऐसा कोर्ट माने जी इनका अस्तित्व है, या कोई भी अक्लमंद आदमी ये मान के चले कि हाँ ऐसी चीज़ है, हो सकती है या है, अस्तित्व में है, तो वो साबित है। अगर कोर्ट या कोई प्रज्ञावान या काबिल आदमी या अक्लमंद आदमी ये मान के चले नहीं भाई ऐसी चीज़ों का कोई सबूत नहीं है, ये बकवास बात है, तो दैट इज ना साबित। एक चीज़ और आती है साबित नहीं हुआ। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्री में पूछी जाती है। तो जो तथ्य ना साबित हो और ना साबित हो, ऐसा ही इसका ऑप्शन मिलेगा, ना साबित हो पाई हो ना साबित हो पाई हो, उसको कहते हैं साबित नहीं हुआ। सेक्शन 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। सेक्शन 4 आया, उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा मतलब होता है कि न्यायालय किन्हीं चीज़ों के बारे में ऐसा अपना मान सकेगा, सकेगा वर्ड जरूर आएगा इसमें, सकेगा, कि इन चीज़ों का अस्तित्व है जब तक कि वो ना साबित ना कर दी जाए, या उनके सबूत मांग सकेगा कि भाई और कुछ बताइए इसके बारे में, सबूत दीजिए तब हम मानेंगे कि हाँ ये है। ऐसा मान उदाहरण कर सकेगा। ऐसा सेक्शन एविडेंस एक्ट के 86 से लेके 90 में कहा गया है, एक्सेप्ट 89 में ये बात नहीं है, उसमें मानेगा हुआ।
दूसरा चीज है उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा मतलब कोर्ट मानेगा, तो थोड़ा सा दबाव है। उपधारणा करेगा, मानेगा कि हाँ भाई सबूत है, ऐसा ऐसा है, कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा मानेगा। तीसरी एक चीज और भी आती है इसमें, निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत जहां पर हो जाएगा वहां पर कोर्ट विवश हो जाएगा उस बात को मानने को। इसी 4 के तीसरा पॉइंट है निश्चायक सबूत, कि कोर्ट मानेगा ही मानेगा कि हाँ भाई सबूत है, और उसको ना साबित करने के लिए आपको परमिशन नहीं देगा। ऐसा सेक्शन 41 और 112 एविडेंस एक्ट में कहा गया है। 5वां पॉइंट है विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है, जा सकेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 5, इसीलिए इसको एविडेंस एक्ट की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि आप सिर्फ कोर्ट के सामने या तो सुसंगत तथ्यों के बारे में बात करिए, साक्ष्य लाइए, या फिर विवादित या विभागक तथ्यों के बारे में लाइए। फालतू बात आप ना करिए। इन्हीं दो के बारे में पूरा कोर्ट एविडेंस के बारे में मांगता है, एविडेंस मांगता है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे पूरा एविडेंस एक्ट बेस्ड है। इसके अलावा किसी एविडेंस को कोर्ट नहीं मानता। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेस जेस्टे भी कहते हैं। इसमें यह कहा गया है एक ही व्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। कभी कभार ऐसा होता है कि ना तो तथ्य विभागक होता है ना सुसंगत होता है, मगर वो उनके समव्यवहार में होता है। विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के समव्यवहार में अगर कोई काम हो रहा है तो वो भी सुसंगत हो जाएगा। इसको रेस जेस्टे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रक से कोई दबा के चला गया, आगे जाकर उसको कोई औरत चीख रही है कि मेरे पति को देखिए ये ट्रक वाला गया, भी वो दबा के गया है। तो जो लोगों ने देखा कि ट्रक बहुत स्पीड में जा रहा था, औरत कह रही थी, तो ये एक समव्यवहार हुआ कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ये भी प्रूफ के तौर पर पेश किया जाता है कोर्ट के सामने। फिर आप आ जाइए सेक्शन डायरेक्ट 11 पे। कभी कभार ऐसा होता है कि जो तथ्य सुसंगत, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है, सुसंगत होते ही नहीं है फिर भी वो सुसंगत हो जाते हैं। ये 2 पॉइंट पे बेस करता है। या तो ऐसा होगा कि वो एकदम असंगत होंगे, सुसंगत के एकदम असंगत होंगे, या फिर सुसंगत के तथ्य को काफी मुमकिन या लगभग नामुमकिन कर देंगे, या तो अधिसंभाव या अनधिसंभाव कर देंगे, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, सेक्शन 9 भी यहाँ पर था बीच में, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें परीक्षा के बारे में बताया गया है कि किसी चीज़ की, किसी अभियुक्त की जो परीक्षा होती है, उस सेक्शन में पूछा जाता है किस सेक्शन में अभियुक्त की परीक्षा की जाती है। तो सेक्शन 9 है, ये आप ध्यान रखिएगा, बीच में सेक्शन 9 अभियुक्त की परीक्षा से रिलेटेड है। ट्रायल के टाइम पे इसको मतलब उसको पहचानना या ना पहचानना, या ये है या नहीं है, ऐसा पॉइंट 9 में, सेक्शन 9 में कहा गया है, वो ध्यान रखिएगा। फिर आप डायरेक्ट आ जाइए सेक्शन 17 पे। 17 सेक्शन कहता है कि स्वीकृति की परिभाषा क्या है। स्वीकृति की परिभाषा में बताया गया है कि कोई दो लोग एक बात पर एक ही भाव में सहमत हो जाए तो स्वीकृति होती है। 18 में अभिकर्ताओं की स्वीकृति है। बताया गया है कि अभिकर्ता अगर किसी बात को कहता है तो वो भी उसका तथ्य स्वीकृति माना जाएगा। 19 में एक चीज बताई गई है कि कोई तथ्य जो है किसी पक्षकार की बात को पक्षकार से भिन्न तीसरा आदमी की बात को स्वीकृति मान लिया जाता है। कभी कभार कहा गया है सेक्शन 2 में कि तीसरे आदमी की बात को, जैसे हम कहें कि भाई मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, नहीं मानो तो आप बी से पूछ लो। बी अगर कहता हाँ भाई इनका घोड़ा अच्छा है, तो ये बी की बात भी स्वीकृति मानी गई है। एक सेक्शन और यहाँ पर है 14, सेक्शन 14 11 के बाद आप ध्यान रखिएगा, उसमें मन की दशा, शारीरिक संवेदनाओं आदि को स्वीकृति माना गया है। जैसे कोई मान लीजिए किसी आदमी को जहर देता है, तो उसने जहर कहीं से खरीदा या कहीं से ऐसी कोई ऐसा संव्यवहार बना, इसका मतलब वो बात सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग साबित की जाती है। फिर आप डायरेक्ट आ जाइए सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 क्या कहता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी से की गई है संस्वीकृति तो उसका साबित नहीं किया जाएगा। मतलब पुलिस अधिकारी से अगर कोई संस्वीकृति करता है आरोपी अपराधी, तो उसकी बात को साबित नहीं किया जाएगा, ये कहता है सेक्शन 25। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 पुलिस कस्टडी से रिलेटेड है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई आदमी है तो उसकी बात को भी, उसकी संस्वीकृति को साबित नहीं किया जाएगा जब तक कि वो
न्यायालय के समक्ष ना की गई हो, मतलब संस्वीकृति तब तक संस्वीकृति नहीं साबित की जाएगी जब तक न्यायालय के सामने, जज के सामने ना कही गई हो। जज के सामने अगर संस्वीकृति करता है और पुलिस कस्टडी में है तो उसकी संस्वीकृति को साबित किया जाएगा। ये 16 का बहुत 27(6) का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही किसी अभियुक्त की संस्वीकृति को साबित किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी कंडीशन में नहीं। 27 पर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी से कितनी साबित की जाएगी। अगर कोई अभियुक्त पुलिस कस्टडी में है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो पुलिस को बताता है कि भाई मैंने जो है कि फला की हत्या करके चाकू यहाँ पर आंगन में दबा दिया है, पुलिस उसको ले जाती है, चाकू बरामद करती है। कभी कभार आता है इस पूरे स्टेटमेंट को पूछते हैं क्या ये सही है, तो सिर्फ इसमें से इतनी सी बात सही है कि उसने चाकू बरामद कराया, बस इतनी साबित की जाएगी कि इन्होंने चाकू आंगन से बरामद कराया है। बाकी ये नहीं कि चाकू के बेस पे पूरा उसको मर्डर का चार्ज आप लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब अभियुक्त से प्राप्त सिर्फ प्राप्त जानकारी जो आपको प्राप्त हो जाए कि उतनी साबित करेंगे, बाकी नहीं। 28 में कहा गया है कि अगर कोई धमकी वगैरह से आपको संस्वीकृति करा लेता है तो वो नहीं मानी जाएगी। 29 में बताया गया है कि कोई अगर कहे कि भाई हम किसी को बताएंगे नहीं और आप हमको बात बता दो, या वो नशे में था या मतलब उसको आपने थोड़ा सा डरा, मतलब चेतावनी दी थी, चेतावनी के बाद उसने संस्वीकृति की, तब भी उसकी संस्वीकृति को संस्वीकृति माना जाएगा 29 में, वरना और किसी कंडीशन में संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर एक सेक्शन 30 छूटा हुआ है, 30 से 31 से जस्ट पहले 30 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सह अभियुक्त के बारे में है। सेक्शन 30 सह अभियुक्त वो व्यक्ति है जो किसी के साथ, जिसका किसी के साथ विचारण हो रहा हो, ट्रायल हो रहा हो, वो सह अभियुक्त है और उसकी बात को भी संस्वीकृति माना जाता है। उसके खिलाफ या उसके साथियों के खिलाफ संस्वीकृति है एक सह अभियुक्त का स्टेटमेंट, ये कहता है सेक्शन 30। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सेक्शन 30 किससे रिलेटेड है, सह अभियुक्त से, सह अभियुक्त की संस्वीकृति से। सह अभियुक्त की संस्वीकृति किसके विरुद्ध ली जाती है, उसके खुद के विरुद्ध या उसके जो साथ में ट्रायल हो रहा उनके विरुद्ध उसकी बात को कोर्ट लेता है सबूत के तौर पर, मगर ये संपोषक साक्ष्य होता है, इसी के बेस पे सजा नहीं हो जाती, इसके एडिशन में और भी एविडेंस कोर्ट मांगता है। 31 सेक्शन कहता है स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है। एकदम ये नहीं कि किसी ने स्वीकृति कर दी तो उसको बिल्कुल टांगी डालोगे, निश्चायक सबूत नहीं है, मगर ये विबंध कर सकती, स्टॉपिल करती है। स्टॉपिल को सेक्शन 115 में हम पढ़ाएंगे आपको। स्टॉपिल का मतलब है रुकावट डालना या मना करना या हाँ करना, ऐसा कुछ। स्टॉपिल मतलब जस्ट रुकावट, तो ये रुकावट पैदा कर सकती है या किसी को सपोर्ट कर सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। सेक्शन 40 द्वितीय वाद या विचारण के वर्णात पूर्व निर्णय सुसंगत है। द्वितीय वाद मतलब कभी किसी कोर्ट में दूसरा वाद आया तो इससे पहले वो कोर्ट डिसीजन दे चुका है किसी मामले में, और कोई मामला उठता है कि नहीं भाई इनको अधिकार नहीं था, तो चूंकि पहले के निर्णय जो दिए जा चुके हैं उनके निर्णय के हिसाब से ये बात सुसंगत हो जाएगी कि नहीं भाई ये कोर्ट कैपेबल है, ये आपका केस देख सकता है। ये चीज़ द्वितीय वाद के विचारण पूर्व निर्णय सुसंगत है, ऐसा बताया गया सेक्शन 40 में। 45 पर आ जाइए डायरेक्ट आप। 44 में भी एक सेक्शन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कही है, 44 भी आप याद रखें कि अगर कोई आप कपट या किसी छल से कोई काम करा लेते हैं तो ये भी बात जो है न्यायालय को कि न्यायालय के सामने लाई जाएगी कि इन्होंने कपट किया था या न्यायालय को अधिकार नहीं था, ऐसा 44 सेक्शन में कहा गया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है 44 कि कपट या दुस्संधि को न्यायालय की अक्षमता को आप प्रूफ कर सकते हैं दूसरे कोर्ट में जाके कि नहीं भाई इनको राइट नहीं था, इन्होंने गलत डिसीजन दिया, ऐसा आप राइट है ये प्रश्न उठाने का, ये कहा गया है सेक्शन 44 में। 45 में विशेषज्ञ की परिभाषा है। विशेषज्ञ कौन लोग होते हैं, विशेषज्ञ के बारे में बताया गया है। जो लोग 45 ही है, जो लोग विदेशी विधि के ज्ञाता हों, विज्ञान के ज्ञाता हों, हस्तलेख के अंगुली चिन्ह के बारे में ज्ञाता हो, कुशल व्यक्ति हो, जरूरी नहीं उनके पास डिग्री हो, अगर वो कुशल हैं इन 4 मामलों में, हस्तलेख, अंगुली चिन्ह, विदेशी विधि और कला के बारे में या साइंस के बारे में,
तो वो लोग विशेषज्ञ लोग होते हैं, ऐसा 45 में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। 47 में हस्तलेख के बारे में बताया गया। हस्तलेख का मतलब होता है किसी ने किसी को लिखे देखा, हैंड राइटिंग पहचानता है तो उसके स्टेटमेंट को सुसंगत माना जाता है, उसकी एविडेंस को कोर्ट में कहा जाता है कि हाँ भाई आप सबूत दे सकते हैं। 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया था APO 2022 में, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें एग्जैक्टली बताया गया है कि किसी के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय सुसंगत है। इस इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की राय या तो वो प्रमाणित करता है, जो प्रमाण कर रहा है, या जो प्रमाण पत्र दे रहा है उसकी राय जो होती है वो सुसंगत होती है, ऐसा 47 में कहा गया। डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में किस सेक्शन में कहा गया, तो यह है सेक्शन नंबर 47A।